हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं कराने वाली हूँ क्लास 8 का सोशल साइंस का इवनिंग का पेपर, जो आपका लास्ट ईयर हुआ था। अगर आप इस पेपर को करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे पेपर बन के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके MCQ हैं, 15 MCQ हैं। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। प्रश्न 1 में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, रानी अवंतीबाई लोधी की थी, राज बेगम हजरत महल मडालक। ये गलत आपका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आप जैसे इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे पेपर आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सी है, ठीक है। अब चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकृतिक दिए गए हैं जो सा और दूसरा कारण है। तो आप देखिए, टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाना चाहिए। टपकते हुए नल गल के जल की बर्बादी होती है। तो इसमें सा एक कारण है, दोनों ही सही है और कारण सब लोग सही से व्याख्या करें। तो आप इसको पढ़ोगे पूरा तो आपका आंसर ये वाला ए वाला सही होगा। मैंने इसका पूरा पेपर स्टडी करके पहले आंसर टिक किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर टपकते हुए जल को आप तुरंत नहीं ठीक कराओगे तो जल की बर्बादी होगी। तो इसका आपका आंसर ही ए है और इंग्लिश में भी आपका आंसर, ठीक है, ये है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इससे आपको MCQ में भी आप काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं भी अभी इवनिंग का सॉल्व कर रही हूँ, फिर बाद में मॉर्निंग का भी डाल दूँगी करके। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जिस बच्चे ने शायद किया वो गलत किया है, तो प्लीज़ मैं आपको जो ये रेड मार्क्स है ना, उसका आंसर को ही राइट समझिएगा, ठीक है। ये सॉरी रेड, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल इंडिया एट द टाइम ऑफ बंगाल? तो ये इसका पर लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के लिए एक खतरा है? वनोन्मूलन, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, खेती करना, ठीक है। तो वनोन्मूलन, क्योंकि अगर वन ही नहीं होंगे तो ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए नुकसान है। इसका आंसर होगा ए। आई बात समझ में? आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये ईजी होते हैं, इनको बस समझ के आंसर करेक्ट लगाने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रेट ऑफ द एनवायरमेंट? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान देश की शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। जिन देशों के पास संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं। संविधान देश के आदर्शों का दर्पण होता है, सभी लोग। इसका आंसर बी है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देखिए अपना पेपर, ठीक है। इसका आंसर आपका बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन, हाँ। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सफल की पहचान कीजिए। इसके उत्पादन के लिए गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ब्राजील इसकी अग्रणी उत्पादक है। तो इसका आंसर होगा कॉफ़ी। क्या होगा? कॉफ़ी, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन। और इंग्लिश वाले बच्चे, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 होती है, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड नंबर ऑफ द लोकसभा इज 543, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर आपका सी है। भारतीय न्यायपालिका पिरामिड आकार का होता है। आपने देखा होगा पिरामिड आकार का होता है, ठीक है। इसका आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन ज्यूडिशरी? तो इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर इसके हिसाब से इसको आंसर आपको देना है। शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए या उनके मुताबिक अंग्रेजी दी जा सकती है? तो भारतीय भाषाओं की शिक्षा, विदेशी भाषा की शिक्षा, या मतलब बताइए उपरोक्त विचार किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का पक्षधर है? तो इसका आंसर आपका आएगा केवल एक, ठीक है। या आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इसका आपका सब आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको पूरा पढ़ना है और इसका भी आंसर ओनली वन, एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। पेपर आप एक बार देख लो, ताकि अगर पेपर का रिविजन करना हो, पेपर पढ़ के सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हो। मैंने इसकी अनसॉल्व भी डाला हुआ है पेपर में, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप इसकी अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसी और भी वीडियोस डालती रहूँगी जो जो पेपर में आने वाली हैं, पेपर्स जिन जिन के पेपर हैं उनके आने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे। निम्नलिखित में कौन सी योजना अदालत के आदेश उपरांत क्रियान्वित हुई थी? प्रधानमंत्री आवास दोपहर के समय भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील, या हाँ, इसका आंसर होगा डी, मिड डे मील, ठीक है। और इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स? तो इसका भी आंसर मिड डे मील स्कीम्स।
ठीक है। अब आते हैं मृत्यु दर से आप क्या समझते हो। मृत्यु दर क्या होता है, जब जब मतलब जैसे प्रति 1000 व्यक्ति जीवित नहीं मृत्यु, प्रति 1000 व्यक्ति मृत्यु, हाँ तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेथ रेट, तो इसका भी आंसर आपका बी। ठीक है। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिनियम 1990 के संदर्भ में सही नहीं है। पहले तो आपको क्या करना है, इसको सीधा पूरा पढ़ना है, पढ़ के, मैंने तो पढ़ रखा है, आपको पढ़ना है भाई कौन सा, फिर उसके आंसर हिसाब से आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है। पहले का उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर केवल 1। दूसरे, हाँ उसका मतलब पढ़ना है केवल 1 केवल 2। ठीक है, इसका आंसर केवल 1 होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी पूरा पढ़ेंगे। अगर 15 मार्क्स में भी आपके अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। इसका भी आंसर ओनली 1 होगा। अब आपका 13 क्वेश्चन, इनके में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सार्वजनिक क्षेत्र है, भारतीय रेलवे भी है, हिंदुस्तान एग्रोनॉमी पर, टाटा स्टील नहीं है, प्राइवेट है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी। मैं पहले इसी को सॉल्व कर देती हूँ फिर इसको करूँगी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है। राज्यसभा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा, तो आपका ये। ठीक है। टीपू सुल्तान किस अन्य नाम से प्रसिद्ध था। शेरे ए मैसूर, किसके नाम से प्रसिद्ध था, शेरे। ठीक है। ऐसे इंग्लिश में अभी आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपका आएगा आंसर टाटा स्टील। क्या आएगा, टाटा स्टील। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, सेंट्रल, तो इसका आंसर आपका है। ठीक है। बाय विच द अदर नेम ऑफ टीपू सुल्तान, शेरे मोहम्मद। यहाँ पे आपके ये MCQ 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका खंड ग, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, वन संरक्षण की आवश्यकता होती है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। देखो जल संरक्षण आसान सा क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी देखिए बेटा, वाई इज द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर नेसेसरी, वाई इज कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी। दोनों की हमें आवश्यकता होगी। अगर पानी को हम नहीं बचाएंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छा नहीं जी सकते। ठीक है। और वन नहीं होगा तो फिर पानी कैसे आएगा, हमारा पर्यावरण कैसे चलेगा, तो ये भी है ना। ठीक है। तो आप ये 2 मार्क्स का आप कुछ भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है। पीने योग्य जल की कमी, जल के बिना जीवन ही की कल्पना नहीं की जा सकती, इसका आंसर ये हो। 2 लाइन में, 2 नंबर का था, 2 लाइन में दे सकते हो, 2 या 3 लाइन में आंसर आपका हो सकता है। ये तो पॉइंट पे दे दो। वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, मैं आपको ना ओवरऑल समझा रही हूँ, इसको करके नहीं दे रही, समझा रही हूँ कि मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पेपर में करना कैसे। वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, और अगर वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है। और वनों से हमें काफ़ी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल्स प्राप्त होती हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो आपको ये 2 क्वेश्चन, 2 या 3 पॉइंट बना के लिख सकते हो। बक्सर के युद्ध में दूरगामी प्रभाव का वर्णन कीजिए। बक्सर के युद्ध जब हुआ था तो उससे प्रभाव क्या क्या पड़े थे, तो देखिए इसका प्रभाव पड़ा था बंगाल के राजस्व संसाधनों का नियंत्रण। ठीक है। देसी राजाओं की कमजोरियों का उजागर हुआ। ठीक है। और कोई भी आप 2 क्वेश्चन, 2 अन भी और बना सकते हो। ठीक है। उसमें आपको पता चला था कि जो राजा कमज़ोर थे, बहुत शक्तिशाली दिखाते थे, वो पता चला कि भाई उनकी असलियत क्या है। ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन बोल देती हूँ। डिस्क्राइब द फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। वाई डू द, अब ये 4th क्वेश्चन पे आ गए हम। देखिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। वाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, सामाजिक होता है समाज से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, समाज तो न्याय, समाज में हर कोई चाहता है भाई सबको बराबर न्याय मिले। ठीक है। और सबको समान अधिकार मिले, सब वर्गों की हितों की बराबर रक्षा की जा सके। ठीक है। आप इसको बना के भी आराम से लिख सकते हैं। अब चलते हैं आपके 5 क्वेश्चन पे। भारतीय की शिक्षा को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। मेंशन रविन्द्रनाथ टैगोर इज द व्यू रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत फेमस व्यक्ति थे, उनका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर बल दिया था। आप इसको भी बना के लिख सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। उनका शिक्षा का उद्देश्य था कि मतलब वो चाहते थे कि बच्चे हर चीज़ को जानें और वो और जानने की कोशिश करें। उनके इसलिए हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए।
ठीक है। और वो प्रकृति में क्या होने मतलब प्रकृति के लिए और प्रोत्साहित करना चाहते थे। सबको पता होना चाहिए कि हमारी प्रकृति हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा इसलिए चाहते थे सबको सबके चीज़ की जानकारी हो। ठीक है, तो उनके ये विचार थे। और महात्मा गांधी व रविन्द्रनाथ टैगोर से आप किस शिक्षा व्यवस्था के समर्थक हैं, क्यों? देखो, मैकाले, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ये बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो इनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था। ठीक है, तो ये कैसे शिक्षा के, मैं इसका क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। एमंग मैकाले, मैकाले, महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, whose education system are you and supporter and of and why? मतलब ये लोग कैसे सपोर्ट कर रहे थे, तो इसका आंसर है आपका। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर तो यही है। मतलब देखो, शिक्षा का तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। देखो, महात्मा गांधी का कहना था कि महात्मा गांधी खुद एक बैरिस्टर थे, वो वकालत की पढ़ाई करके आए थे लंदन से। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी काफ़ी अच्छे एजुकेटेड पर्सन थे। तो सबका कहना था कि हर किसी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उसको अपने अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तीनों ही आप बना के भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। संसद के अब खंड आपका गा आ गया। ये सारे आपके 2 मार्क्स के थे, तो आपके इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई 4 करने थे। ठीक है, अब आपका खंड गा आ गया, सेक्शन सी। ये आपके 3 नंबर के हैं। ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 में 4 में से आपको 3 कोई क्वेश्चन करने हैं। चलिए करते हैं। संसद के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए और यह लोकसभा की शक्तियों के वर्णन कीजिए। देखो, संसद का क्या है? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना। संसद का क्या काम है? मैं इंग्लिश में पहले क्वेश्चन में कर दूं। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और डिस्क्राइब द पावर ऑफ द लोकसभा। आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम है कि चुनाव कराना। दूसरा काम है सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ठीक है, और कानून बनाना। ठीक है, तो 3 कार्य मैंने बता दिए कि कानून बना सकती है और ये चुनाव करवाती है और ये सरकार पर नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना, भाई कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए बैठक बिठाना, और ठीक है, और उसकी आगे जानकारी देना। ठीक है, ये समझ में आया। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, लोकसभा की शक्तियाँ होती हैं कि कार्यपालिका, सरकार का चुनाव कराना। लोकसभा का काम है कार्यपालिका का चुनाव कराना। ठीक है, और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करवाना। प्रधानमंत्री जो फैसले करते हैं उनके नहीं, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उनके फैसलों को लागू करवाना। और स्वास्थ्य शिक्षा, वित्त शिक्षा आदि विभिन्न सरकारी कार्यों में अपना योगदान देना और अपना जिम्मा देना कि भाई हाँ, हम आपके साथ हैं, करिए और हम आपके सपोर्ट में हैं। तो सबसे पहले इसका क्या काम है? प्रधानमंत्री के साथ उसके फैसलों में साथ देना, लागू करवाना। और कार्यपालिका का चुनाव यही करवाती हैं, लोकसभा के अंडर में ही आता है। और स्वास्थ्य शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कार्यों में योगदान देना तथा उनका जिम्मा लेना। ठीक है, भारतीय विभाजन के परिणामों की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द कंसिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का बंगाल का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, बंगाल का कह रही हूँ, भारत का विभाजन हुआ था, तब क्या परिणाम निकले थे उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसके आंसर, आपने देखो चैप्टर पढ़ा हुआ ना बेटा, अगर चैप्टर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको जितना भी समझ में आता है आप आंसर लिख सकते हैं। पर मैं फिर भी बताती हूँ इसमें क्या क्या बताया जा सकता है। विभाजन के हिंसा में महिलाओं को काफ़ी अत्याचार झेलना पड़ा था। ठीक है, जब परिणाम के लिखोगे, पहले ये लिखोगे भारत में विभाजन के परिणाम कई प्रकार के हुए थे। नंबर 1, जब विभाजन हुआ था महिलाओं को बहुत अत्याचार झेलना पड़ा था। ठीक है, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर होना पड़ा था। जब विभाजन होता है तो कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो विभाजन भाई हमारे लोग हम बांट दो, तो फिर कई लोगों को अपना घर छोड़कर इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ा था। तो आप देखो, घर इतना आसान तो है नहीं ना कि बदलना कहीं पर भी। ठीक है, और लोगों के बीच में अविश्वास आ गया था। लोग आपस में विश्वास करना, मतलब किसी पे विश्वास करना नहीं चाहते थे। अब कोई नई जगह जाता है तो कोई विश्वास नहीं करता किसी पर, तो आपस में लोगों में मतभेद भी आ गया था। ठीक है, और कोई भी आप 1-2 पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, और फिर अब चलते हैं आपके इसके अथवा वाला क्वेश्चन। महात्मा गांधी वर्ग संघर्ष के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे।
कथन, हाँ देखो आप, यह तो सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे। वो कहते थे कि अगर कोई हमें मार रहा है तो एक 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 थप्पड़ मार, एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, पर अब के टाइम में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस कथन का समर्थन में उचित तर्क आपको देना है। तो इंग्लिश में पहले बता देती हूँ। महात्मा गांधी जी वॉज सपोर्टर ऑफ क्लास यूनिटी रादर दैन क्लास स्ट्रगल, गिव appropriate आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखो, महात्मा गांधी ने रोल एक्ट सत्याग्रह के दौरान हिंदुओं के मुसलमानों के बीच में गहरी एकता का प्रयास किया। उसमें जो रोल एक्ट का विरोध करने गए थे लोग, हिंदू मुसलमान दोनों ही लोग मिलकर गए थे। ठीक है, तो ये तो आपस में मिल सद्भावना। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन हमारा नहीं था, ये मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो उनका भी उसने समर्थन किया। अगर वो भेदभाव की नीति करते तो समर्थन करते नहीं करते ना। तो इसको आप, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इसको आप समझ के ऐसे लिख भी सकते हो। हिस्ट्री की एक तो यही तो खासियत है, आप उसको अपने तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और चोरा चोरी घटना पे के बाद भी असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, चोरा चोरी घटना हुई तो उसमें असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, जो उनको उसको वापस लिया, क्योंकि अंग्रेजों की शर्त रखी थी कि भाई इसे वापस लो। तो वो हमेशा ना शांति के समर्थन थे। वो कहते थे शांति से सब कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको समझ के आंसर दे सकते हो। अब आपका खंड खा आ गया, ये आपका 5-5 नंबर का है। तो भाई इसको थोड़ा सा अगर मैं बता भी दूंगी तो थोड़ा बहुत बता पाऊंगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बताने की। और इसको अपने जो क्वेश्चन है ना, इनको याद जरूर कर लो एक बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आए हुए हैं। भारतीय संविधान के किन्हीं 5 लक्षणों को विस्तार पूर्वक समझिए। देखो, भारतीय संविधान आप जानते हैं, हमारा संविधान लचीला है। ठीक है, और तो मैं इसके पास मेन पॉइंट बता देती हूँ, और अब इसको डिटेल में लिखना है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में लिख देना, नहीं। संघवाद, चलो पहले मैं जैसे पॉइंट बताती हूँ। पहला पॉइंट है इसका संघवाद। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन पद्धति। यहाँ पे जो भी नियम होते हैं, जो भी कानून संसद में बैठ कर बनाए जाते हैं, उन्हें चलाया जाता है। ठीक है, संघवाद क्या होता है? संघवाद जहाँ पर सब लोग मिलकर, संघवाद पॉइंट दे दिया, फिर उसके बारे में लिख दो। यहाँ पे सारे चीज़ संघ मिलके आपस में कार्य करके हमारा संविधान बना हुआ है। ठीक, शक्तियों का बंटवारा, यहाँ पे देखो, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका, जो शक्तियाँ आपस में बांट रखी हैं ताकि हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से चल सके। ये हमारे भारतीय संविधान की 5 लक्षणों में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप जानते हो जो हमारे राइट्स होते हैं, कि हर व्यक्ति के पास अपने मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो मौलिक अधिकार दे दो, लिखो संविधान में, भारत संविधान के अनुसार सबको, हर व्यक्ति के अपने अपने मौलिक अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, उनके मौलिक अधिकारों को समझने का तथा उसको यूज़ करने का भी तरीका आना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, भारत संविधान ने किसी धर्म के प्रति अपना कोई रुचि नहीं दिखाई, इन्हें सब धर्मों को बराबर बताया। जो नियम बनाए, जो राइट्स बनाए, जो भी बनाया वो सब धर्मों के लिए बनाया है, ये नहीं कोई हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। तो मैं इसका अगर एक बार 5 तरीके बोलूँ तो नंबर 1 संघवाद। ठीक है, नंबर 2 संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, हो जाता है बेटा मिस्टेक थोड़ा सा। ठीक है, और तो तीसरा है मौलिक अधिकार, और चौथा है आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सभी धर्मों को बराबर तोड़ना। आप इसे और भी, इसमें बहुत सारे पॉइंट दे सकते, शक्तियों का बंटवारा, हमारे संविधान के अनुसार सब शक्तियों को बंटवारा ताकि हमारा देश सुचारू रूप से चल सके। आपको ये पॉइंट देना है, इसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिखनी है, तभी आपको मिक्स अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और समानता, भारत संविधान में सबको समान समझा गया है। ठीक है, तो 6 पॉइंट हो गए। समानता भी लिख सकते हो, समानता। आप 1-2 और भी बना सकते हो, 5 पूछे तो 6-7 लिखो तो टीचर्स मार्क्स देगा ही देगा। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ 5 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ह्यूमन राइट्स, इक्वलेशन, इक्वल ऑफ पावर्स। ठीक है, अब चलते हैं आपके, ये रहा औद्योगिक विपदा के से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से औद्योगिक विपदा दुष्परिणामों को समझाइए। ठीक है, तो औद्योगिक से पहले आपको क्वेश्चन को ही समझना होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडस्ट्री डिजास्टर? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजास्टर थ्रू एन एग्जाम्पल। तो आपको देखो इसमें समझ में आ रहा होगा, औद्योगिक होता है हमारे उद्योग से, औद्योगिक होता है हमारे
उद्योग से, ठीक है, उद्योग से। अगर विपदा, अब अचानक से कोई चीज़, जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगता है तो सारे उद्योग, काफ़ी उद्योग बंद हो गए थे, कुछ उद्योग चल रहे थे, कुछ उद्योग तो बंद हो गए थे ना। तो ये तो विपदा आ गई, तो इसके विपदा का दुष्परिणाम से क्या परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो उद्योगों की दुर्घटना मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों को बेतरतीबी या उपयोग के कारण घटित होती है, ठीक। उद्योग में भी यही है बोला गया। तो इसको बेटा आप क्वेश्चन समझ लोगे ना ज़्यादा अपनी बुक से, तो ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक तरीके से लिखना है आपको। औद्योगिक विविधता से आप हम ये समझते हैं कि यदि कोई उद्योग का अचानक बंद हो जाना या अचानक से कोई हानि हो जाना, तो इससे संकट उत्पन्न होता है। इसके कई परिणाम निकल सकते हैं, जैसे कि यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड कीटनाशक कारखाने, ये देखो अगर ये कीटनाशक कारखाने होते हैं, अगर ये अपने केमिकल चीज़ें डालते हैं तो ये भी एनवायरनमेंट को नुकसान करती है, ठीक है। तो ये उद्योग से हमें विपदा बनती है। और कोई फैक्ट्री अचानक जल जाती है, कुछ हो जाता है तो कितने लोग मर जाते हैं, उससे भी दुष्परिणाम निकलते हैं। और ठीक है, और जो इसमें थोड़ा सा आप इसको समझ लेना, ठीक है। या तो इससे ज़्यादा देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आसान लग रहा है कि नहीं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग को संक्षेप में वर्णन कीजिए। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वो होता है, मैं बताती हूँ। ब्रीफली डिस्क्राइब द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल है। जैसे चीनी है, आप समझो चीनी है, चीनी एक पक्का मटेरियल है, पर चीनी बनता कहाँ से? गन्ने से। तो गन्ना तो क्या है? गन्ना कच्चा मटेरियल है, ठीक है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप इसको थोड़ा सा आप बुक से देखोगे तो बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। 5-5 मार्क्स के हैं। अगर अच्छे से करोगे तो ये दो, इनमें से दोनों में से कोई एक करना है। हाँ, कोई दोनों में से एक ही करना है। सेक्शन डी नहीं, दोनों में से एक करना है, नहीं, हाँ 5 नंबर का उधर है, 5 नंबर इधर है, तो 10 नंबर का है। अब आ जाते हैं केस स्टडी पे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप इसे आराम से पहले पढ़ो, फिर इसके आंसर आप इसमें से निकाल सकते हो। हम पूर्वाग्रही क्यों जाते हैं, ठीक है। तो ये ना देखो, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, तो अब इसे पढ़ो। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका है ही सबसे अच्छा है, सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोग, धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह वे बोलते हैं, उसके कपड़े पहनते हैं इत्यादि, ठीक है। तो हम पूर्वाग्रही क्या होते हैं, तो आप इसमें से पढ़ोगे तो ये आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। हम कई चीज़ों की, ठीक है। हम किन चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, तो देखो पहले हम क्या सोचते हैं, अरे किसी ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो कहते हैं ये देहात का होगा, ठीक है। किसी को खाने का तरीका नहीं है, किसी को बोलने का तरीका तो अनपढ़ होगा। तो हम उसके मतलब किस किस के बारे में, कपड़े पहनने से, बोलने के तरीके से, उसके रंग से, उसके रहने सहने के व्यवहार से भी हम उसको पूर्वाग्रही हो सकते हैं। मतलब पूर्वाग्रह पहले से अनुमान लगा लेना। आपको इसका मीन समझना होगा कि पहले से अनुमान लगाना। पूर्वाग्रह से बचने के लिए किन्हीं 2 उपाय के कारण बताइए। और जब हम पूर्वाग्रह, तो जब किसी के बारे में हम जजमेंट कर लेते हैं तो उससे हम दोस्ती नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो उन्हें बचने के लिए पहले हमें उन्हें समझना चाहिए। देखो अब ये इसमें नहीं है, इसका आंसर आपको खुद देना है। पूर्वाग्रह से बचने के लिए तो पहले तो हमें सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब सेकंड भी आप ऐसे इसको पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, इसके आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलते, आप इसके ढूंढ के बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्रकृति पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी, कठोर ऊपरी परत स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का निर्माण किन चीजों से होता है, तो भूमि, जल, ठीक से। तो अब इतने आप स्थल मंडल का निर्माण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु से मिलकर होता है। इतने तक लिख के आप अपने बना सकते हो, ठीक है। स्थल मंडल का विषम धरलता वाला क्यों कहा जाता है? ये चट्टानों खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। तो इसलिए देखो ये आप ये ना ढका हुआ है, ये पहाड़ पठार ऐसे विभिन्न स्थल, इसलिए तो ये आपका आंसर सेकंड। स्थल मंडल हमारे किस प्रकार उपयोगी है?
ये स्थल कार्तिक महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह में पाई जाती स्थल वह क्षेत्र है जिसे हम वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि। तो भाई क्यों उपयोगी स्थल मंडल के द्वारा हम यहाँ पे वन बने, कृषि होती है, मानव बस्तियाँ बढ़ती हैं, भूमि पशु चरने के लिए। अब सारा चीज़ कहाँ से आता है? स्थल मंडल से आता है ना। घास चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, खनिज संपदा के लिए भी एक स्रोत है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी पेपर में आपको करना है, पढ़ना है, समझना है। इंग्लिश वाले बच्चे भी आप देख सकते हो। ये बस मैं आपको करके एक सैम्पल दे रही हूँ कि आपको पेपर में आएगा तो ऐसे ढूंढना है, आंसर फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका 16 मार्क्स का है। अगर 16 में से भी आप मान लो 15 भी ले लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा, जल्दी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। जो वीक है वो पास हो जाएंगे, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये भी आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ो। मराठों की सैन्य सफलता का क्या कारण था? जब आप पढ़ोगे ऑटोमेटिक इसका आंसर निकाल लोगे। अब मेरी यहाँ पे आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ना है, इसके आंसर निकाल लोगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, ये भी पढ़ोगे, निकाल लो। ऐसे फिर दूसरा आ गया, इसको भी आप पढ़ोगे तो आप निकाल लोगे आंसर। इसका आपको क्वेश्चन पेपर देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, आपको पूरा पेपर अनसॉल्व्ड मिल जाएगा। आप उसे खुद सॉल्व कीजिए और समझिए। ठीक है, और जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत लगती है तो मेरी आंसर की देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, ये मानचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मानचित्र तो देख ही लो आप। भारत में दिए गए चित्र में किन्हीं 5 स्थान के, भाई लखनऊ आपने जानते हो यूपी में आता है, कानपुर भी यूपी में आता है, बरेली भी यूपी में आता है, झांसी कहाँ आता है पता नहीं, झांसी शायद, अलीगढ़ भी यूपी में ही आता है। तो ये कहाँ पर है? ये यूपी में तो आता है पर आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर आता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ये भाई ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए तो प्लीज़ इनको एक बार करके देख लेना। बट बहुत बच्चे और कॉन्फिडेंट होता है, हम तो कर लेंगे, पर यूपी में कहाँ आता है तो आपको ये पॉइंट ऑफ के थ्रू दिखाना होगा, तभी आपको मार्क्स लेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये पेपर समझाने का तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ऐसे अभी मॉर्निंग का पेपर भी मैं आपको सोल्ड पूरा डाल दूँगी। अगर आप दोनों पेपर करके जाते ना, और मिड टर्म का भी डाल दूँगी, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। दुनियादारी की बातों में जाना मत। ठीक है, थैंक यू।